हेलो मेरे बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे और आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? माइकोप्लाज्मा को पढ़ रहे थे। तो माइकोप्लाज्मा में हमने माइकोप्लाज्मा के विभेदक लक्षणों को पढ़ लिया था, माइकोप्लाज्मा की संरचना को हमने पढ़ लिया था। अब हम माइकोप्लाज्मा में जनन को पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम माइकोप्लाज्मा में जनन को पढ़ेंगे तथा इसके साथ ही माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले पादप जंतु और मनुष्य में होने वाले रोगों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा में जनन को पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा में जनन, माइकोप्लाज्मा में जनन, रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा में जनन, रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा में जनन। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि बेटा जनन होता क्या है, जनन किसे कहते हैं? बेटा जनन या रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जनन। और ये क्यों आवश्यक है? जनन, बेटा जो जनन होता है वो एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कोई भी जो सजीव होता है वो अपने जैसे जीवों को या अपनी जैसी संततियों को उत्पन्न करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है बेटा? जनन कहलाती है। जनन क्यों आवश्यक है? तो बेटा कोई भी जो सजीव होता है वो अपनी जाति को बचाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया का यूज लेता है? जनन प्रक्रिया का। इससे होता क्या है कि एक जीव से अनेक जीव निर्मित होते हैं, यानी कि एक जीव अपनी संख्यात्मक वृद्धि दर्शाता है। ठीक है बेटा। तो जनन के कारण से ही जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो अपने आप को बचाए रखते हैं प्रकृति के अंदर। एक बात और कर लेते हैं बेटा, अगर कोई पूछे कि सजीव की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है सजीव की, तो सजीव की अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अभिलाक्षणिक गुण में से माना जाता है जनन को। रिप्रोडक्शन सजीव जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनका प्रमुख लाक्षणिक गुण माना जाता है जनन। क्योंकि अपन ये कह सकते हैं कि जो सजीव है उनको कैसे पहचानेंगे? तो सजीवों को पहचान या आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो वृद्धि दर्शाते हैं। तो वृद्धि से कोई भी सजीव वृद्धि दर्शाता है, यानी कि निर्जीव जो होते हैं वो वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। इसी प्रकार से जो सजीव होते हैं वो जनन करते हैं। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर परिभाषा तो नहीं है, सजीव की अभी तक कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन लाक्षणिक जो करेक्टर होते हैं उनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि भाई ये सजीव है। ठीक है ना। क्योंकि सजीवों के अंदर वृद्धि होगी, श्वसन होगा, विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया होगी, जनन होगी, उसकी एक अपनी लाइफ साइकिल होगी। आगे बात करते हैं अपन माइकोप्लाज्मा में जनन की। ठीक है बेटा। तो ये जनन के बारे में थोड़ा सा जानकारी अपन ने दी यहाँ पर। माइकोप्लाज्मा में जनन, तो बेटा माइकोप्लाज्मा में जनन जो था उसकी जो खोज की थी, माइकोप्लाज्मा में जो जनन की खोज की थी वो की थी बेटा मोरोविट्ज, दो वैज्ञानिक है बेटा, मोरोविट्ज एंड टोर्टेलोटी ने। थोड़ा नाम अजीबोगरीब है, टोर्टेलोटी ने। ठीक है ना। मोरोविट्ज और टोर्टेलोटी ने किसकी खोज की थी? माइकोप्लाज्मा में जनन, रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा में जनन की खोज की थी 1962 के अंदर। तो माइकोप्लाज्मा में किस प्रकार से जनन होता है किसने बताया था? मोरोविट्ज और टोर्टेलोटी ने बताया था बेटा। ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में जनरल कंडीशन ये होती है कि सजीवों के अंदर जो जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। कितने प्रकार का बेटा? 3 प्रकार का जनन होता है। नॉर्मल जो सजीव होते हैं उनके अंदर 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड कायिक जनन।
ठीक है, 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। किसी भी सजीव के अंदर 3 प्रकार का मैक्सिमम जनन हो सकता है। अब अलग अलग सजीव होते हैं, उनके अंदर किसी में लैंगिक जनन और कायिक जनन होगा, किसी में अलैंगिक जनन या कायिक जनन होगा। ओवरऑल जो सजीव होते हैं वो 3 प्रकार का जनन ही शो करते हैं। ठीक है, तो अपन जब बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा में लैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है, विभेदक लक्षणों में भी बात करी थी अपन ने, और अलैंगिक जनन का भी अभाव होता है, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन माइकोप्लाज्मा में नहीं पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा में केवल और केवल कायिक जनन पाया जाता है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो मोरोविट्ज और टोर्टेलोटी ने माइकोप्लाज्मा में कायिक जनन की ही खोज की थी, और कायिक इन्होंने बताया था कि जो कायिक जनन होता है माइकोप्लाज्मा के अंदर, वो प्राथमिक कायों यानी कि प्राइमरी बॉडीज के द्वारा होता है। इसके अंदर एक विशेष संरचनाएं बनती है माइकोप्लाज्मा के अंदर, उन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी बॉडीज या प्राथमिक काय, इनके द्वारा माइकोप्लाज्मा में जनन होता है। किसने बताया था? मोरोविट्ज और टोर्टेलोटी ने। तभी तो अपन ने कहा कि माइकोप्लाज्मा में जो जनन होता है वो जो जनन होता है उसकी खोज मोरोविट्ज और टोर्टेलोटी ने की थी। यानी कि यहाँ पर बात अपन कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा के अंदर, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, केवल और केवल क्या पाया जाता है? कायिक जनन पाया जाता है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। अब बेटा माइकोप्लाज्मा में अपन कह रहे हैं कि लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो अगर होता भी होगा तो अभी डिस्कवरी नहीं हुई। अगर डिस्कवरी हो जाती है कि माइकोप्लाज्मा में लैंगिक जनन भी है या अलैंगिक जनन भी है, तो वो किताबों में आ जाएगा। जब वो किताबों में आ जाएगा तो हम भी आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी किताबों में केवल है कायिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन नहीं देखा गया है माइकोप्लाज्मा के अंदर, केवल और केवल कायिक जनन देखा गया है, और उस कायिक जनन की खोज मोरोविट्ज और टोर्टेलोटी ने की थी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कायिक जनन की। तो केवल और केवल यहां पर माइकोप्लाज्मा में कायिक जनन पाया जाता है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन पाया जाता है, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा में 3 प्रकार का कायिक जनन पाया जाता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा है बेटा? फर्स्ट है प्राथमिक काय के द्वारा, प्राथमिक काय के द्वारा, ठीक है ना, बाई प्राइमरी बॉडीज, ठीक है ना। और दूसरा प्रकार है द्विवी विखंडन के द्वारा, द्विवी विखंडन के द्वारा, ठीक है ना, द्विवी विखंडन द्वारा। तीसरा प्रकार है बेटा मुकुलन के द्वारा, बर्ड्स बनते हैं, उन बर्ड्स के द्वारा यहाँ पर जनन होता है। तो सबसे पहले प्राथमिक काय, दूसरा द्विवी विखंडन के द्वारा, और तीसरा मुकुलन के द्वारा यहाँ पर जनन पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राथमिक काय के द्वारा, यानी कि प्राइमरी बॉडी के द्वारा। ठीक है बेटा, प्राइमरी बॉडी के द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्राथमिक काय के द्वारा, प्राइमरी बॉडी के द्वारा किस प्रकार से माइकोप्लाज्मा में जनन पाया जाता है। तो होता क्या है बेटा, सबसे पहले बात करेंगे कि माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा होता है, इसे कहेंगे अपन, जो कि जनन में रिप्रोडक्शन में भाग लेगी ये कोशिका माइकोप्लाज्मा, इस कोशिका को कहते हैं माइकोप्लाज्मा मदर सेल। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा मातृ कोशिका, ठीक है, माइकोप्लाज्मा मदर सेल यानी कि माइकोप्लाज्मा मातृ कोशिका। अब होता क्या है कि इस माइकोप्लाज्मा मदर सेल के अंदर ये एक कोशिका होती है, इसका जो जीव द्रव्य होता है वो छोटे छोटे खंडों का निर्माण करता है, छोटे छोटे खंड बना लेता है बेटा। क्या बना लेता है? छोटे छोटे खंड बना लेता है। तो जीव द्रव्य जो इसका होता है, जो संपूर्ण जीव द्रव्य होता है, वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। ठीक है ना बेटा, और उन खंडों के चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये खंड यहाँ पर बन गए हैं, जीव द्रव्य के बहुत सारे खंड यहाँ पर बन जाते हैं, और प्रत्येक खंड के चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन का निर्माण। इन खंडों को या इन भागों को क्या कहते हैं बेटा? इन भागों को ही कहते हैं प्राइमरी बॉडीज, प्राइमरी बॉडी। ठीक है ना, इनको ही कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्राइमरी बॉडीज है, ये 1 2 3 4 5 6 ये जो दिख रही है। ठीक है ना, प्राइमरी बॉडी क्या होते हैं? जीव द्रव्य के खंड होते हैं। ठीक है ना, और सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए, तो ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, इन प्राइमरी बॉडी के चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये प्राइमरी बॉडीज का जब माइकोप्लाज्मा मदर सेल के अंदर निर्माण होता है, जब होता ही है, तो इनकी जो व्यास होता है, इनका जो साइज होता है 0.1 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 0.1 माइक्रोन होता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये प्राइमरी बॉडी ग्रोथ करती है,
ये प्राइमरी बॉडी ग्रोथ करती है, अपने आकार को बढ़ाती है, पोषक तत्वों को अपने अंदर इकट्ठा करती है। ये प्राइमरी बॉडीज क्या करती है, पोषक तत्वों को अपने अंदर ले लेती है, जिससे क्या होता है, इसका आकार बढ़ जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है। तो ये इस प्राइमरी बॉडी को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बेटा, ये प्राइमरी बॉडी किसके अंदर है, माइकोप्लाज्मा मदर सेल के अंदर, लेकिन एक को लेकर के मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है, और ये इसका जीव द्रव्य, ठीक है ना। तो ये अब जो ये प्राइमरी बॉडी है ये अब क्या कहलाती है, सेकेंडरी बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सेकेंडरी बॉडी कहलाती है, यानी कि द्वितीयक काई कहलाती है ना बेटा, द्वितीयक काई कहलाती है, ठीक है। इसके बाद फर्दर और ज्यादा पोषक तत्वों को इकट्ठा करती है, तो ये सेकेंडरी बॉडी अपना आकार और बढ़ा लेती है। तो क्रमशः अब ये अपना आकार बढ़ा लेगी और क्रमशः अब ये क्या कहलाएगी, टर्सरी बॉडी, तृतीयक काई, ठीक है ना। तो ये कहलाएगी टर्सरी बॉडी, ठीक है, तृतीयक काई, ठीक है ना, अपना आकार बढ़ा लेती है। माना यह जाता है कि जब प्राइमरी बॉडी बनती है तो उसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोन, लेकिन 5-6 दिनों बाद जब अपन देखते हैं तो इसका व्यास हो जाता है लगभग और लगभग, जैसे कि अपन 5-6 दिन बाद देखें तो टर्सरी बॉडी जब बनती है तो 1.0 माइक्रोन के लगभग व्यास हो जाता है, यानी बहुत बड़ा व्यास, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 0.1 माइक्रोन व्यास का प्राइमरी बॉडी बनता है, लेकिन इस माइकोप्लाज्मा के अंदर ये जो प्राइमरी बॉडी है ये पोषक तत्व इकट्ठा करके क्रम से सेकेंडरी बॉडी और फर्दर टर्सरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका साइज 1.0 माइक्रोन होता है। अब होगा क्या बेटा, जब यहाँ पर ये बहुत सारी प्राइमरी बॉडीज हैं, क्योंकि मैंने इस प्राइमरी बॉडीज को दिखाया कि सेकेंडरी बॉडी में कन्वर्ट हुई, फिर टर्सरी बॉडी में कन्वर्ट हुई, तो ये इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा, तो बाकी और भी तो प्राइमरी बॉडीज है तो उनका भी आकार इतना ही टर्सरी बॉडी के बराबर हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जो माइकोप्लाज्मा की जो मदर सेल है, ये जो माइकोप्लाज्मा मदर सेल है, ये जो बॉडीज यहाँ पर उपस्थित है टर्सरी बॉडीज, वो क्या करेगी, इस सेल मेम्ब्रेन, जो माइकोप्लाज्मा मदर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर दबाव डालेगी, जिससे क्या होगा कि जो माइकोप्लाज्मा मदर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी, और फटने के बाद, सेल मेम्ब्रेन के फटने के बाद ये जो टर्सरी बॉडी है ये क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। जब ये मुक्त होती है तो ये जब मुक्त होती है तो इनका जो आकार है ये और बड़ा हो जाता है, और ये अब कहलाती है चतुर्थक बॉडी, यानी कि टेट्राड बॉडी। क्या कहलाती है बेटा, टेट्राड बॉडी, और ये फ्री हो जाती है, फ्री टेट्राड बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब टर्सरी बॉडी बन जाती है तो जो माइकोप्लाज्मा मदर सेल है, अपन कह सकते हैं एमएमसी, माइकोप्लाज्मा मदर सेल, इसकी क्या हो जाती है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन फट जाती है, तो एमएमसी की क्या फट जाती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन, सीएम का फटना, ऐसे लिख देता हूं मैं। तो ये फटने के बाद क्या हो जाते हैं, ये टर्सरी बॉडी बाहर आ जाती है और टेट्राड बॉडी के रूप में जानी जाती है, यानी कि ये यहाँ पर ये चतुर्थक काई है जो कि फ्री हो चुकी है। अब क्या होगा, अब ये फ्री होने के बाद ग्रोथ करेगी, क्या करेगी बेटा, ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करने के बाद अपने आकार को बढ़ा लेगी, ग्रोथ करेगी, अपने आकार को बढ़ा लेगी और नए माइकोप्लाज्मा को जन्म देगी, अगर जिस वातावरण में ये माइकोप्लाज्मा उपस्थित है उस वातावरण में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित है, और वहां पर स्टेरोल्स, क्योंकि अपन ने बताया था ग्रोथ के लिए, माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए स्टेरोल्स एक वसीय पदार्थ होता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो अगर उस इन्वायरमेंट के अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद है और स्टेरोल्स मौजूद है, तो फिर ये क्या करेगा, माइकोप्लाज्मा क्या करेगा, जो ये टेट्राड बॉडी से जो नया माइकोप्लाज्मा बनेगा, ये माइकोप्लाज्मा वापस से इस चक्र को दोहरा देगा, यानी कि ये क्या किस जनन में भाग लेगा, प्राथमिक काय के द्वारा होने वाले वेजेटेटिव यानी कायिक जनन में भाग लेगा, ठीक है ना। तो ये साइकिल ऐसे कैसे चलती रहेगी, तो ये साइकिल यहाँ से अपन ये कर देते हैं कि यहाँ से वो वापस से जब पोषक तत्व मिल जाते हैं तो ग्रोथ करने के बाद वापस से नया माइकोप्लाज्मा को जन्म देता है। ये माइकोप्लाज्मा फर्दर किसमें, माइकोप्लाज्मा मदर सेल के समान व्यवहार करते हुए वापस से जन्म में भाग ले लेगी, और इस प्रकार से माइकोप्लाज्मा अपनी संख्यात्मक वृद्धि कर लेगा, ठीक है। तो अपन ने ये समझा कि कायिक जनन जो होता है प्राथमिक काय के द्वारा वो इस प्रकार से होता है। और एक बात और कर लेते हैं, प्राथमिक काय के द्वारा जो जनन होता है तो माइकोप्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जनन इसी विधि के द्वारा होता है। माइकोप्लाज्मा में
सर्वाधिक मात्रा में जनन इसी विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि? प्राथमिक काय के द्वारा। और एक बात और, मोरोविट जो टोर्टेलोटी ने माइकोप्लाज्मा के अंदर जो कायिक जनन की खोज की थी ना, वो प्राथमिक काय के द्वारा होने वाले कायिक जनन की खोज की थी 1962 के अंदर। किसमें? 1962 के अंदर प्राइमरी बॉडी के द्वारा होने वाले कायिक जनन की ही खोज की थी, इस प्रकार के जनन की ही खोज की थी। ठीक है, तो बेटा ये प्राथमिक काय के द्वारा होने वाला कायिक जनन माइकोप्लाज्मा में आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं द्विविखंडन के द्वारा होने वाले जनन की। तो माइकोप्लाज्मा में द्विविखंडन के द्वारा किस प्रकार से कायिक जनन होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। द्विविखंडन के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है, इसे बोलते हैं बेटा बाइनरी फिजन, यानी कि दो भागों में विभक्त हो जाता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसके द्वारा द्विविखंडन के द्वारा होने वाला जनन को अपन स्टडी करने वाले। तो होता क्या है बेटा, वही माइकोप्लाज्मा मदर सेल का होती है। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा मदर सेल ऐसी कोशिका होती है या ऐसी माइकोप्लाज्मा होती है जो जनन में भाग लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम है बेटा। देखो इधर ये माइकोप्लाज्मा मदर सेल है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है बेटा, अपन जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा के अंदर डबल स्ट्रैंड क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये इसका हो जाएगा बेटा साइटोप्लाज्म। इसके अंदर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। फर्दर क्या होगा आगे, मैं द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन बता रहा हूँ, कायिक जनन माइकोप्लाज्मा में। तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा डीएनए में रेप्लिकेशन। क्या हो जाएगा बेटा, डीएनए में रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृतिकरण, यानी कि डीएनए अपनी प्रतियां तैयार करेगा। याद है, आपने पढ़ा होगा और आगे अपन पढ़ेंगे जब अपन सेल बायोलॉजी जो अपना पेपर थर्ड है बॉटनी का फर्स्ट ईयर के अंदर, वहाँ पर सब अपन डिटेल में पढ़ लेंगे इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के कारण डीएनए, एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाते हैं, 2 डीएनए बन जाते हैं। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो माइकोप्लाज्मा मदर सेल के अंदर कितने डीएनए निर्मित हो जाएंगे बेटा, कितने डीएनए निर्मित हो जाएंगे, द्विसूत्री 2 डीएनए निर्मित हो जाएंगे, यानी कि 2 कॉपियाँ तैयार हो जाएंगी। किसकी बेटा, डीएनए की। और अपन जानते हैं कि माइकोप्लाज्मा में वृत्ताकार सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर ये 2 कॉपियाँ इसकी तैयार होगी। अब होगा क्या, ये अपना आकार बढ़ाएगा, पोषक तत्वों को इकट्ठा करके ये जो माइकोप्लाज्मा है ये अपना आकार बढ़ाएगा। ये तो क्या है बेटा, माइकोप्लाज्मा मदर सेल ही है ना, माइकोप्लाज्मा मदर सेल। ठीक है, यही कहेंगे माइकोप्लाज्मा मातृ कोशिका मदर सेल। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा मात्र। तो ये माइकोप्लाज्मा जो मात्र कोशिका है ये पोषक तत्वों को इकट्ठा करेगी, क्योंकि इसको 2 होना है, आगे जाकर क्या होना, 2 होना है। तो ये अपने पोषक तत्व, यहाँ पर ये पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना आकार में वृद्धि करती है। इसके बाद क्या होता है, जब इसका आकार बढ़ जाता है तो इसका जो जीव द्रव्य है वो अंतर्वलित होने लगता है दो सिरों से, एक ऊपरी सिरे से और एक निचले सिरे से। ऐसा समझ लो, ये इधर से भी हो सकता है लेकिन अपन समझने के लिए इधर समझ लगता है। तो ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, इन दोनों सिरों से ये अंतर्वलित होने लगता है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी अंदर की तरफ, इन दोनों सिरों से अंदर की तरफ धंसने लगती है। तो फिर क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है बेटा, इस प्रकार से अंतर्वलन होता है, इस प्रकार से। और यहाँ पर 2 पिंड समान संरचनाएं बन जाती है जिनमें एक कॉपी किसकी चली जाती है, डबल स्ट्रैंड डीएनए की। वृत्ताकार डबल स्ट्रैंड डीएनए जो आनुवंशिक पदार्थ होता है किसका, माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, तो इनमें ये चली जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, ये यहाँ पर चली गई। ठीक है ना, ये DS डीएनए की एक कॉपी या एक प्रति यहाँ पर चली गई और एक प्रति यहाँ पर रहेगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, एक तरह से अपन बोल रहे हैं तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रखा है। ठीक है ना, ये हो रहा है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, यानी कि जीव द्रव्य का विभाजन हो रहा है अंतर्वलन के कारण। ये देखो दोनों सिरों से, यहाँ पर ये दोनों सिरों से अंतर्वलित हुई तो 2 पिंड बन गए। ठीक है ना, फर्दर आगे जाकर क्या हो जाता है, ये अंतर्वलन धंसते जाते हैं और अंतर्वलन क्या हो जाता है, मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है ये दोनों पिंड अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 पिंड या 2 माइकोप्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। और प्रत्येक माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड डीएनए, वृत्ताकार डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा और ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 क्या बन गए, 2 डॉटर कोशिका बन गई, यानी कि अपन यूँ लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा डॉटर सेल। ठीक है, तो 2 कोशिकाएं या
दो कोशिकाएं यहाँ पर निर्मित हुई, एक माइकोप्लाज्मा मदर सेल से दो माइकोप्लाज्मा पुत्री कोशिकाएं निर्मित हुई। ये देखो बेटा, ये और एक ये, ठीक है ना। अब ये आगे क्या करेगी, पोषक तत्वों को इकट्ठा करके, पोषक तत्वों को प्राप्त करके, अपनी उपापचय क्रियाओं को बढ़ा करके ग्रोथ करेगी। क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, और ग्रोथ करके नए माइकोप्लाज्मा को जन्म देगी, यानी कि ये नया माइकोप्लाज्मा बन जाएगा। ग्रोथ करने के बाद यहाँ पर ये नया माइकोप्लाज्मा बन जाएगा। तो एक माइकोप्लाज्मा से कितने माइकोप्लाज्मा का निर्माण हो गया, दो माइकोप्लाज्मा का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो और अब ये साइकिल वापस से दोहराई जा सकती है, कब, जब वातावरण में उपयुक्त पोषक तत्व उपस्थित हो, तो ये साइकिल वापस से दोहराई जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो माइकोप्लाज्मा है अपनी संख्यात्मक वृद्धि करता है। ये अपन ने देखा बेटा द्विविखंडन विधि के द्वारा, ठीक है बेटा, द्विविखंडन विधि के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं मुकुलन के द्वारा, मुकुलन की विधि, ठीक है बेटा, मुकुलन के द्वारा, बाय बडिंग, ठीक है ना, बडिंग के द्वारा, बाय बडिंग। अब इसमें क्या होता है, बाय बडिंग। तो बेटा यही प्रोसेस है कि सबसे पहले माइकोप्लाज्मा मदर सेल होती है। माइकोप्लाज्मा मदर सेल ऐसी कोशिका, ऐसी माइकोप्लाज्मा कोशिका होती है जो कि जन्म में भाग लेती है। नॉर्मल कंडीशन है, समझ में आ रहा है। तो ये होगी बेटा माइकोप्लाज्मा मदर सेल, ठीक है बेटा, माइकोप्लाज्मा मदर सेल जो कि जन्म में भाग लेगी। होता क्या है, इस माइकोप्लाज्मा मदर सेल के किसी एक सिरे पर अधिक मात्रा में जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। अब जब अधिक मात्रा में एक सिरे पर जीव द्रव्य एकत्रित हो जाएगा तो वहां पर एक उभार बन जाता है बेटा, उभार बन जाता है इस प्रकार से एक उभार बन जाएगा, इस प्रकार से एक उभार बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एक सिरे पर क्या हुआ, अधिक मात्रा में जीव द्रव्य इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, उभार बन गया बेटा, है ना। ये इसका डीएसडीएनए है माइकोप्लाज्मा मदर सेल का, ये यहाँ पर जीव द्रव्य है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये जो उभार बना, इस उभार को कहते हैं अपन बड या कलिका। क्या कहते हैं बेटा, बड, BUD, बड या कलिका, ठीक है ना। अब ये कलिका पोषक तत्वों को एकत्रित करके या जीव द्रव्य को एकत्रित करके अपने आकार में बढ़ोतरी करती है। क्या करती है बेटा, ये तो हो गया बड फॉर्मेशन, है ना। माइकोप्लाज्मा मदर सेल से क्या हो गया बेटा, बड का निर्माण, है ना, बड फॉर्मेशन। बड फॉर्मेशन कैसे हुआ बेटा, बड फॉर्मेशन कैसे हुआ कि माइकोप्लाज्मा मदर सेल के एक सिरे पर बहुत ज्यादा मात्रा में जीव द्रव्य एकत्रित हो जाने से उभार का निर्माण होता है। उस उभार को क्या कहते हैं बेटा, ये जो उभार बना है, ये उभार को क्या कहते हैं, बड कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये बड फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या होता है, इस बड के अंदर जीव द्रव्य या पोषक तत्व एकत्रित होते रहते हैं, तो इस बड का आकार बढ़ जाता है, इस बड का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बड में क्या हो जाती है बेटा, ग्रोथ हो जाती है, इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ये बड का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो माइकोप्लाज्मा मदर सेल और ये बड, ठीक है ना। जब बड का फॉर्मेशन हो रहा होता है या बड का आकार बढ़ रहा होता है, उसी वक्त डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण भी हो रखा होता है, ठीक है ना। तो उसी समय पर क्या होता है, ये डीएनए जो होता है, जो कि माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, जो डीएनए होता है, ये इसकी प्रतिकृतिकरण भी हो जाती है। तो डीएनए का यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। जब बड बन रहा होता है तब डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा होता है। तो जब डीएनए बन जाएगा, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए कितनी कॉपियां तैयार होंगी, 2 कॉपियां तैयार होगी। तो डीएनए की एक कॉपी क्या कर जाती है, इस कलिका के अंदर या इस बड के अंदर चली जाती है, ठीक है बेटा। तो ये डीएनए की जो एक कॉपी है वो इस बड में चली गई। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है ही, ठीक है ना, ये तो भरा पड़ा है इसके अंदर, ठीक है ना, कलिका के अंदर भी, और ये माइकोप्लाज्मा मदर सेल है इसके अंदर भी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है कि इस बड के आधारीय भाग पर, ये जो बड बना है इसके आधारीय भाग पर लिपिड और प्रोटीन से निर्मित एक प्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है, प्लेट, परत बन जाती है, ठीक है ना। एक प्लेट का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये जो माइकोप्लाज्मा मदर सेल थी उसका संबंध किससे, बड से कट जाता है, ठीक है ना, प्लेट बनने के कारण से। और जब ये प्लेट बन जाएगी तो फर्दर आगे क्या होगा कि ये माइकोप्लाज्मा मदर सेल और ये जो बड था ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो ये संरचना है ये 2 भागों में बट जाएगी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचना, ये तो हो गया माइकोप्लाज्मा मदर सेल, क्योंकि ये वाली चीज अलग होगी। तो ये तो माइकोप्लाज्मा मदर सेल ही है, और ये जो बड है वो एक नए माइकोप्लाज्मा को जन्म देगा,
तो ये बड अलग हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बड, ठीक है ना। ये तो क्या है बेटा, ये तो वही है माइकोप्लाज्मा मदर सेल, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा मदर सेल, ठीक है। और जो नया बना वो ये है, ठीक है। तो ये डॉटर सेल, ठीक है, यानी कि नई जो कोशिका बनी। अब ये जो कोशिका जो बनी है ये ग्रोथ करेगी, क्योंकि अभी जो जस्ट बनी है ना, तो अभी तो छोटा आकार की होती है। तो ये पोषक तत्वों को विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं कर कुरा के ये ग्रोथ कर जाती है और अपने आकार को बढ़ा लेती है। और फिर क्या होगा, एक नए माइकोप्लाज्मा को जन्म देगी। यानी कि एक माइकोप्लाज्मा मदर सेल से कितनी, एक डॉटर सेल का निर्माण होगा। यानी कि 1 से 2 बन रहे हैं। माइकोप्लाज्मा मदर सेल अभी भी वहीं पर ही है, लेकिन एक नया बना दिया उसने, ठीक है ना। नया क्या बना दिया, एक डॉटर सेल बना दी जो कि ग्रोथ करके नया माइकोप्लाज्मा बना लेगी। अब ये जो नया माइकोप्लाज्मा बना, अगर उस वातावरण में पोषक तत्व अवेलेबल है या उसको जनन की आवश्यकता है, पोषक तत्व है, स्टेरोल्स अगर वहां पर उस माध्यम में है, तो फिर ये क्या करेगा, जनन में भाग ले लेगा आगे। तो ये साइकिल इस प्रकार चलती रहेगी। इस साइकिल के चलने से माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा की संख्यात्मक वृद्धि होती है। अपन यही तो बात करें कि जनन के द्वारा क्या करता है, जनन के द्वारा संख्यात्मक वृद्धि करता है। और वृद्धि करना जरूरी है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, अपने बचे रहने के लिए, खुद के बचे रहने के लिए, अपनी जाति को बचाए रखने के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये साइकिल चलती रहती है। तो ये मुकुलन के द्वारा जनन अपन ने पढ़ लिया, यानी कि माइकोप्लाज्मा में जनन अपन ने पढ़ लिया। एक बात और बताना चाहूंगा बेटा कि जो भी अपन जनन में ये जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, या जैसे कि यहाँ पर ये बड बना है, इससे पहले जैसे कि अपन ने प्राथमिक काय पढ़ी थी, अपन ने क्या पढ़ा था कि एक माइकोप्लाज्मा मदर सेल होती है, उसके अंदर जीव द्रव्य खंड बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं ना। काम की बात बता रहा हूँ बेटा, ये जो जीव द्रव्य खंड होते हैं पढ़ा था अपन ने भी, ठीक है ना। तो ये जो जीव द्रव्य खंड है बेटा, ये जो जीव द्रव्य खंड है, इनके अंदर डीएनए होना आवश्यक है। ये जो प्राथमिक काय जो बनी है ना, इनके अंदर क्या होना आवश्यक है बेटा, डीएनए, ठीक है ना। तो जब जीव द्रव्य के जो जीव द्रव्य है उसके जब खंड बने थे, तो उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था। यानी कि बहुत सारे डीएनए की कॉपीज बनी थी वहां पर, और प्रत्येक डीएनए की कॉपी जो थी वो अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्रित कर रही थी, और एकत्रित करके सेल मेम्ब्रेन बना ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बेटा क्या होगा कि डीएनए की एक कॉपी होगी, और यहाँ पर जीव द्रव्य भी होगा, और सेल मेम्ब्रेन भी होगी। तो ये इसने क्या बनाया था, ये प्राइमरी बॉडी निर्मित हुई थी ना बेटा, प्राइमरी बॉडी। इसका मतलब ये है कोई सी भी काय बन रही है, वहां पर ये प्राथमिक काय जो बनी थी, वहां पर क्या होगा कि इन कायों में डीएनए था। यानी कि जब जीव द्रव्य बहुत सारे खंडों में विभक्त हो रहा था, तब उस वक्त डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका था, और प्रत्येक खंड के अंदर अपना अपना एक डीएनए उपस्थित था, डीएस डीएनए। तभी तो ये आगे ग्रोथ कर पाएगा। अपन जानते हैं कि डीएनए क्या होता है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ होता है। उसके बिना तो ये बॉडी काम करती, ये प्राइमरी बॉडी सेकेंडरी बॉडी भी बना लेती या कुछ भी होता, लेकिन आगे क्या इसका कुछ था, नहीं था, इसका कोई जीवन था, इसकी कोई लाइफ थी, नहीं थी। बिना डीएनए के कौन सी लाइफ हो सकती है। आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और माइकोप्लाज्मा का आनुवांशिक पदार्थ या जीनोम क्या होता है, डीएनए तो होता है। इसी के अंदर प्रोटीन संश्लेषण संबंधित क्या पाई जाती है, सूचनाएं पाई जाती है, ठीक है ना। तो बेटा ये अपन को एक चीज बतानी थी मुझे, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा माइकोप्लाज्मा में जनन को। आगे अपन बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोगों की। क्या बात करते हैं बेटा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों की। माइकोप्लाज्मा का आर्थिक महत्व जब अपन पढ़ते हैं, तो बेटा इसका कोई लाभदायक महत्व अभी तक खोजा नहीं गया है कि ये कोई लाभ पैदा करता हो या कोई लाभप्रद कोई कार्य करता हो, ठीक है ना। तो लाभदायक महत्व इसका कुछ भी नहीं है, अभी तक खोजा नहीं गया है, ठीक है। केवल इसके हानिकारक महत्व पर अपन प्रकाश डालेंगे। तो ये रोग पैदा करता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है, और क्या करता है, किसी सजीव को क्या करता है, संक्रमण करके उस सजीव पर उसको क्या बना देता है, रोगी बना देता है। तो उस पर ये परजीवी के रूप में, पैरासाइटिक नेचर के रूप में पाया जाता है। अपन को पता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है तो परजीवी के रूप में या मर्तोपजीवी के रूप में पाया जाता है। या तो वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर से पोषण प्राप्त करेगा मर्तोपजीवी के रूप में, या किसी में रोग पैदा करेगा, ठीक है ना। यानी कि इनमें परजीवी के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं
कि जो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर, विभिन्न प्रकार के मवेशियों के अंदर और खुद स्वयं मानवों के अंदर माइकोप्लाज्मा रोग पैदा करता है। यानी कि इन पर ये परजीवी के रूप में पाया जाता है और इन जीवों को क्या करता है बेटा, संक्रमित करके रोगी बना देता है। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पादप रोग हैं, फिर जंतु रोग हैं, फिर ये मानव रोग है। तो बेटा ये आधे नंबर में पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा जनित कोई 2 पादप रोग बता दीजिए, कोई जंतु रोग बता दीजिए, या कोई मनुष्य में जो होने वाले कोई 2 रोग बता दीजिए माइकोप्लाज्मा जनित। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो पादप रोग होते हैं, बैगन का लघुपर्ण रोग, बैगन का लघुपर्ण रोग, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजाल। ठीक है ना, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजाल, बैगन का लघुपर्ण रोग। और इस रोग को तो अपन वैसे भी अपना जो ये फर्स्ट जो पेपर है बॉटनी का, इसकी जो 5वीं यूनिट है प्लांट डिजीज, ठीक है ना, क्या है बेटा, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है ना, वहां पर 5वीं यूनिट के अंदर अपन इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बैगन का लघुपर्ण रोग, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजाल। ठीक है ना, तो वहां पर पढ़ेंगे। तो इस रोग में क्या होता है कि इस रोग में जो बैगन की जो पत्तियां होती है, बैगन के पादप की जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है और छोटी रह जाती है, जिससे बैगन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। बेटा अपन बात जब भी करेंगे ना पादपों पर रोग की, तो यहाँ पर पादपों पर जो रोग, कोई सा भी सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करता है तो उसकी पत्तियों को संक्रमित ज्यादा करता है और पत्तियों के कारण से वहां पर उत्पादन कम हो जाता है। पत्तियों के कारण से उस प्लांट के द्वारा उत्पादन कम होता है। कैसे होता है बेटा, होता यह है कि पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही तो भोजन बनता है, फूड बनता है। अब अपन जो भी एडिबल पार्ट जो पादपों से प्राप्त करते हैं, भले से वो फल के रूप में हो या कंद के रूप में या मूल के रूप में हो, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है, स्टोर क्या होता है, फूड ही तो स्टोर होता है, उसी को तो अपन कंज्यूम करते हैं, वही एडिबल पार्ट होता है। तो जब इनमें पत्तियां ही सिकुड़ जाएंगी या पत्तियों पर रोग हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, जिससे वहां पर फ्रूट्स वगैरह नहीं बन पाएंगे, या बनेंगे तो उनके अंदर फूड का जो स्टोरेज है वो कम हो पाएगा। आई बात समझ में बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, बैगन का लघुपर्ण रोग में जो बैगन की जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है और छोटी रह जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एस्टर येलोज रोग की। ठीक है बेटा, तो अपन ने इसके बारे में पहले ही बात करी। एस्टर येलोज रोग, एस्टेरेसी फैमिली, यानी कि कंपोजिटी जो कुल होता है, सूरजमुखी वाला जो कुल होता है, उसके अंदर एस्टर येलोज रोग को पैदा करता है कौन, माइकोप्लाज्मा। और यहाँ पर एस्टेरेसी के कम से भी कम 38 वंशों को प्रभावित करता है, या 38 वंशों पर रोग पैदा करता है माइकोप्लाज्मा। यानी कि गेंदा वगैरह सब इसी में आता है। गेंदे का फूल आपने देखा होगा बेटा, है ना, ठीक है ना, गेंदा है, सूरजमुखी वगैरह किसके अंदर आता है, एस्टेरेसी या कंपोजिटी कुल के अंदर। और अपन को एक बात और पता है, ठीक है, कि जो डोई था, डोई वैज्ञानिक, पादपों में माइकोप्लाज्मा को सर्वप्रथम किसने देखा था, डोई ने तो देखा था, डोई और उसके साथियों ने एमएलओ कहा था। तो वो जो एस्टर येलोज रोग से ग्रसित सूरजमुखी का प्लांट था, उसके अंदर ही एमएलओ को किसने खोजा था, डोई और उनके साथियों ने। तो ये बेटा एस्टर येलोज रोग होता है। इसके क्या कैरेक्टर होते हैं, तो बेटा इसके कैरेक्टर होते हैं कि यहाँ पर जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है, और इसका मतलब जो पौधा होता है वो अपन को क्या लगता है कि उसकी डेंसिटी खत्म हो जाती है उस पौधे की, और पत्तियां झड़ चुकी होती है। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव या इसका जो सबसे ज्यादा जो लक्षण, इस रोग का जो लक्षण दिखता है वो वहां पर फ्लावर पे दिखता है। अपन जानते हैं गेंदा हो या सूरजमुखी हो, उसका जो फ्लावर होता है, उसकी फ्लावर के अंदर जो पंखुड़ियां होती है, जो पेटल्स होती है, वो क्या होती है, भरी पूरी होती है, बहुत सारी पेटल्स होती है। लेकिन जब वो ये इस रोग से जब कोई प्लांट ग्रसित हो जाता है, जब गेंदा या सूरजमुखी का प्लांट इस रोग से ग्रसित हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, उस फ्लावर के अंदर पेटल्स की संख्या बहुत कम रह जाती है। यानी कि जो फ्लावर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है, फ्लावर की डेंसिटी वो कम हो जाती है, और वो फ्लावर जो होता है वो गंजा गंजा सा दिखाई देने लगता है। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। पपीते का गुच्छित शीर्ष रोग, ठीक है ना, बंची टॉप डिजीज इन पपाया, पपाया के अंदर बंची टॉप डिजीज हो जाती है। अब ये इसमें क्या होता है कि बिल्कुल शीर्ष पर पत्तियां लगी होती है, किसके अंदर, पपीते के अंदर। तो पत्तियां क्या होती है, वो पीली पड़ के गुच्छे के रूप में वहां से हट जाती है। शीर्ष की जो पत्तियां होती है पीली पड़ करके झड़ जाती है, ठीक है ना, गुच्छे के गुच्छे झड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है, किसका बेटा, किसका, पपीते के प्लांट का जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, पत्ती
रहित हो जाता है, यानी कि पत्तियां वहां से हट जाती है, ठीक है। तो उस रोग को कहते हैं पपीते का गुच्छित शीर्ष रोग। आगे बात करेंगे तंबाकू का पीत वामन रोग, ठीक है, येलो ड्वार्फ डिजीज इन टोबैको, ठीक है ना। तो तंबाकू के अंदर पीत वामन क्या होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। पीत का मतलब क्या होता है, पीत का मतलब होता है येलो, पीला, ठीक है ना। तो पीत वामन रोग यानी पत्तियां पीली पड़ जाती है और तंबाकू का प्लांट क्या हो जाएगा, छोटा रह जाता है। चावल का हरित वामन रोग, ग्रेसी ड्वार्फ डिजीज इन राइस, ठीक है ना। चावल का हरित वामन रोग, अब होता क्या है इसके अंदर कि चावल का जो पौधा होता है वो छोटी घास के समान दिखाई देने लगता है। क्या होता है, छोटी घास के समान। अब होता ये है, वैसे तो चावल क्या है, ग्रेमिनिया पोएसी कुल, जिसे घास कुल भी कहते हैं, ठीक है ना, उसी कुल का है। लेकिन देखो बेटा होता ये है कि जो चावल का जो प्लांट होता है उसका अपना एक तना होता है, स्टेम होता है, जो कि धरातल से बाहर या भूमि से बाहर निकला होता है, और इस पर पत्तियां लगी होती है कि नहीं लगी होती है बेटा, इसकी पर्व संधियों पर पत्तियां लगी होती है कि नहीं लगी होती, तो इस प्रकार से लगी होती है। तो ये सामान्य पादप। लेकिन जब इस पर रोग हो जाता है, कौन सा रोग, हरित वामन रोग, माइकोप्लाज्मा के कारण से, तो ये धरातल के जिस पॉइंट से निकलता है, यहां पर जो ये यहां पर जो ये तना है इसका चावल का, वो तना यहां पर विकसित नहीं हो पाता है और पत्तियां केवल एक पॉइंट से ही निकलती हुई प्रतीत होती है। पत्तियां एक पॉइंट से ही निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जो चावल का पौधा है वो क्या हो जाता है, बोना रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा, बोना रह जाता है। इस रोग को कहते हैं चावल का हरित वामन रोग। तो ये तो रोगी प्लांट है जो कि एक छोटे घास के समान दिखाई देता है, जबकि ये नॉर्मल स्वस्थ प्लांट है जिसके अंदर तना भी पाया जाएगा, पर्व और पर्व संधियों में विभक्त, ठीक है ना बेटा। तो समझ में आ गया होगा। एक बात और, चावल का हरित वामन रोग, इसके पहले अपन ने चावल का वामन रोग, अगर बात करें चावल का वामन रोग तो वो किसकी वजह से होता है बेटा, वायरस के कारण से, है ना, पढ़ा था, राइस ड्वार्फ डिजीज, वायरस के कारण से। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ये हरित वामन रोग है बेटा। तो अगर पूछ ले कि चावल का हरित वामन रोग किसकी वजह से होता है, तो बेटा उसको वो होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। और पूछा जाए कि चावल का वामन रोग किसकी वजह से होता है, थोड़ा याद रख लेना, वो होता है वायरस के कारण से। इसके बाद गन्ने का धारिया रोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है गन्ने के धारिया रोग के अंदर, कि जो गन्ने की जो पत्तियां होती है, गन्ने के प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर पीले कलर के या रेड कलर की धारियां बन जाती है। पत्तियों पर पीले कलर की या रेड कलर की धारियां बन जाती है, गन्ने का धारिया रोग कहलाता। आलू का कुर्ची सम रोग, इससे आलू की पैदावार कम हो जाती है, आलू ज्यादा रेशेदार आलू होने लगता है, ठीक है ना, आलू की पैदावार। तो आलू का कुर्ची सम रोग भी किसके कारण से होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण से। आगे बात करते हैं जंतु रोगों की। तो यहाँ पर जंतु रोगों में अपन ने ये 4 रोग लिखे हैं, 2 याद कर लेना। गो प्लूरोन निमोनिया रोग या बोवाइन प्लूरोन निमोनिया रोग भी कहते हैं, किसके कारण से होता है, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के कारण से। माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस एक कॉमन जाती है माइकोइडिस, ठीक है ना, किसकी, माइकोप्लाज्मा की। तो इस माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस के कारण से होता है, किसमें होता है बेटा, बताया था जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो गाय एवं अन्य मवेशियों में, ठीक है ना, एवं अन्य मवेशियों में। तो जितने भी केटल्स हैं, मवेशी हैं, उनके अंदर गो प्लूरोनिमोनिया रोग यानी कि श्वसन से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाता है। अपन ने जाना था कि माइकोप्लाज्मा कहाँ पर देखा गया जंतुओं के अंदर, कहाँ से खोज की थी, याद है ना, प्लूरल केविटी के अंदर जो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है उसके अंदर से। तो गाय एवं मवेशियों में, ठीक है, माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस कौन सा रोग पैदा करता है, गो प्लूरोनिमोनिया रोग, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया रोग, ठीक है ना। इसके अलावा जननांग शोध रोग, माइकोप्लाज्मा बोबी जेनिटेलियम, ठीक है ना, किसके कारण से होता है जननांग शोध रोग, माइकोप्लाज्मा बोबी जेनिटेलियम नामक माइकोप्लाज्मा के कारण से होता है। किसमें होता है, ये भी मवेशियों में होता है। तो गाय वगैरह है, भेड़ वगैरह है, मवेशियों में होता है ना, ठीक है ना, भैंस है, उसके अंदर होता है, ठीक है ना। जननांग शोध रोग में होता क्या है, जननांग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, उनमें सूजन आ जाती है, जननांग में सूजन हो जाती है, और उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से इन मवेशियों में नपुंसकता भी आ सकती है, ठीक है ना, इस रोग के कारण। इसके बाद है बेटा शीर्णाल शोध रोग, साइनासाइटिस, ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा मेलिग्रिडिस के कारण से होता है, और किसमें होता है बेटा, मुर्गियों में, ठीक है ना, मुर्गियों में होने वाला कॉमन रोग है बेटा, मुर्गियों में, ठीक है ना। तो कॉमन रोग है बेटा, ठीक है ना, साइनासाइटिस भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये श्वसन से संबंधित ही एक रोग होता है, जो क्या होता है कि जो श्वसन नाल होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। चीरकालिक निमोनिया, ये निमोनिया बहुत काफी समय तक बना रहता है, और ये चीरकालिक निमोनिया जो माइकोप्लाज्मा हायोनिमोनी नामक माइकोप्लाज्मा के कारण से होता है। किसमें होता है बेटा, ये शुकर में होता है। किसमें होता है बेटा, शुकर में, यानी कि पिग के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर
अंदर होता है, शूकर में या पिग के अंदर। तो चीरकालिक निमोनिया यानी कि निमोनिया श्वसन संबंधित रोग, ठीक है ना, वो हो जाता है, सांस लेने में जिसमें तकलीफ होती है, ठीक है ना। अभी जो कोरोना चल रहा है बेटा, ये भी तो श्वसन संबंधित रोग ही पैदा करता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मानव रोगों की। तो यहाँ पर मानव रोग 4 प्रकार के। जननांग शोथ रोग होता क्या है, जननांगों में इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक है ना बेटा। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मनुष्य के, उनमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और ये कारक कौन है इसका, माइकोप्लाज्मा होमिनिस, ये इस माइकोप्लाज्मा के कारण से होता है। कभी कभी नपुंसकता तक भी आ सकती है, नपुंसक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस नामक क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना। इसके कारण से नपुंसकता आ जाती है। अप्रारूपिक अटिपिकल निमोनिया भी होता है, जो कि माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा के कारण से होता है। श्वसन संबंधित रोग है। श्वसन नाल संक्रमण, जो श्वसन नाल होती है अपनी, उसके अंदर संक्रमण हो जाता है। ये एक श्वसन नाल का संक्रमण है, जो कि माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम के कारण से होता है। माइकोप्लाज्मा सेलाइवेरियम जो अपना श्वसन नाल होती है ना, ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। और संक्रमण के कारण क्या होता है, वहां पर क्या होता है बेटा, श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। तो वो श्वसन नाल श्लेष्मा से भर जाती है, जिससे क्या होता है बेटा, तकलीफ होती है, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो पाएगा श्वसन नाल के अंदर। तो ये श्वसन नाल संक्रमण होता है। तो यहाँ पर बेटा अपन ने माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित विभिन्न रोगों की बात कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा, इसके बाद अपन बैक्टीरियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।